आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते होगे तो आप टोटली ब्लैंक हो जाते होगे जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे तो। रिसेंटली एक लड़की ने मुझे कनेक्ट किया 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, ठीक है? जब मैं काउंसलिंग कर रहा था उनकी, तो काउंसलिंग के वक़्त मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपने कौन-कौन से टॉपिक्स साइंस में पढ़े हैं, ठीक है? तो उन्होंने टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से बताए। जब मैंने पूछा कि डिटेल में थोड़ा-सा कि कौन से फंक्शंस किए हैं, ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछे तो टोटली ब्लैंक थे, वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उनको मैंने टॉपिक्स पूछे तो टॉपिक्स उनको क्लियर थे, ठीक है? तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप रिवाइज़ कैसे कर रहे हो, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद मैंने उनको काफ़ी सारे सजेशंस दिए जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न होता है कि आप इंटरव्यू में टोटली ब्लैंक हो जाते हो। देखो, इंटरव्यू में टोटली ब्लैंक होने के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो। दूसरी रीज़न, आपने प्रैक्टिस तो प्रॉपर की है लेकिन आपने अज्यूम नहीं किया था कि अभी आपका इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू ऑल ऑफ सडन कंडक्ट हुआ, तो उस केस में आप ब्लैंक हो जाते हो। दोनों ही केस में लेट्स सपोज, क्योंकि इंटरव्यूज कभी भी आपके अरेंज हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपको अभी कॉल आया कि शाम को आपका इंटरव्यू अरेंज करने वाले, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज आपको अर्जेंटली पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया हो तो एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में आपको रोड मैप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज देखो, ब्लैंक होने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, लेट्स सपोज कि आपने प्रैक्टिस तो की है लेकिन आप प्रैक्टिस कोडिंग विंडो में कर रहे हो। तो कोडिंग विंडो में अगर सारी चीजों की प्रैक्टिस करने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है? लेट्स सपोज आपने नोट्स भी बनाए, ठीक है? आपने 100 पेजेस या 200 पेजेस आपने पूरे सिलेबस के नोट्स बनाए, आप उसमें से पढ़ोगे तो, लेकिन उसमें से रिवाइज करोगे तो 200 पेजेस को रिवाइज करते करते आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और जब तक आप 200 पेजेस को रिवाइज करोगे ना, पीछे का भूल चुके होगे, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में? आपको एक करना चाहिए काम कि आपको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए 15 या 20 पेजेस का। वो 20 पेजेस में आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। बेस सैस, एडवांस सैस, क्लिनिकल सैस, जो भी चीजें आपने पढ़ी है आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह क्रिएट करना है। शॉर्ट नोट्स कैसे? आप एक ट्री बना लो, फंक्शंस के फंक्शंस लिख लो, उसमें कैरेक्टर फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन, फिर उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल कोडिंग के साथ। इन सभी के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देने। वैसे ही सारी चीजों के आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे लेने, यानी कभी भी इंटरव्यू हो तो ये 15 या 20 पेज को आप जब देखो तो आपका एक क्विकली रिवाइज हो जाए। क्योंकि कभी भी इंटरव्यू होता है ना, तो हमें कभी कभार क्विक रिवीजन की जरूरत होती है। हम क्विक रिवीजन या रिवीजन क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम इंटरव्यू में कुछ मिस ना करें जो हमें आता हो। तो जब क्विक रिवीजन के लिए आप 200 पेजेस के नोट बना रहे हो या आप डिपेंडेंट हो कोडिंग विंडो में जाके प्रैक्टिस करोगे, कंप्यूटर लेके तो आप हर जगह प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, रिवीजन कर नहीं पाओगे, ना ही 200 या 300 पेजेस की नोट्स बना के रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 15 या 20 पेजेस की एक शॉर्ट नोट बना रखी है, पूरे कोर्स को उसमें कंक्लूड करके रखा है और इजी वे में वहां पे मर्ज करके रखा है चीजों को, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको डिटेल में लिखना पड़ता है, तो उसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लिख दो। जरूरी नहीं है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में काम है, क्योंकि इतने टाइम से आपने प्रैक्टिस की है तो आपको इतना तो आता होगा, राइट? डिटेल में। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो, आप भूल ही जाते हो कि उसका क्या था। तो एटलीस्ट आपने क्विक नोट्स में से अगर डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, तो आप इजिली अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपका माइंड टोटली ब्लैंक नहीं होगा। और एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर समझो कि आज 10 बजे इंटरव्यू है, तो जो लास्ट नाइट थी आपकी, उस वक्त आपकी स्लिप कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए कभी कभार अपनी स्लिप भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ओके, कि सोचते हैं कि कल मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, आज मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तो जहाँ उन्हें 6 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे सोने चाहिए था, वो कैंडिडेट सिर्फ 4 घंटे सो के पूरा टाइम उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, क्योंकि आपकी स्लिप ही कंप्लीट नहीं हुई है, तब कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, आपका कॉन्फिडेंस ही लो होता है। तो ना आप अच्छे से टेक्निकल में परफॉर्म कर पाओगे, ना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, ना शायद अच्छे से बिहेव कर पाओगे, तीनों ही डगमगा जाएगा। आपको मेक श्योर करना है आपकी स्लिप कंप्लीट हुई हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपने एक बार क्विक रिवीजन 1 या 2 बार कर लिया हो, मैंने जो बोला शॉर्ट नोट्स में से। आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, रिजल्ट हमेशा इंटरव्यूअर के ही हाथ में होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अगर बेस्ट ट्राई करूँ तो मेरा इंटरव्यू अच्छा और बुरा जा सकता है, ठीक है? देखो, वो चीज तो है ही कि अगर आप बेस्ट दोगे तो आपका अच्छा जाएगा, अगर नहीं दोगे तो शायद नहीं अच्छा जा सकता। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया और आप नहीं सेलेक्ट, तो उस केस में आपको खुद पे ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। जितना भी नॉलेज है आपको
वो नॉलेज कंक्लूड करके इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली देना है, खुशी खुशी देना है, अच्छे कम्युनिकेशन वे में देना है। और इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट का वेट करो, थोड़ा सा फॉलोअप ले लो। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ठीक है, नहीं तो मूव फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू देते हो तो रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं होता। तो वो रिजल्ट का फ्रस्ट्रेशन, वो रिजल्ट का प्रेशर आपको कभी भी इंटरव्यू के दौरान अपने ऊपर नहीं लेना। एक इंटरव्यू के दौरान प्रेशराइज फील होने का क्या रीजन होता है? क्योंकि आप रिजल्ट का सोचते हो कि मैं गलत बोल दूंगा या मुझे नहीं आएगा तो इसका रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होगा और मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा। लेकिन उस वक्त ऐसा सोचो ही मत। ऐसा सोचो कि ये मेरा सिर्फ एक फेज है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और इसमें मैं अच्छा दे पाया तो ठीक है, मेरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले इंटरव्यू में बेस्ट दूंगा। इस हिसाब से सोच के अगर इंटरव्यू देने लगे ना तो आप इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली दोगे, आपके अंदर वो फियर नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला हो। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग और सेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी जाके चेक कर सकते हो। तो देखो, मुझे लगता है कि इंटरव्यू से ज़्यादा आपको फियर नहीं होना चाहिए। खाली आपको इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पेशेंस रखना पड़ता है ना इंटरव्यू मिलने में, वो कभी कभार ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें काफ़ी लोग पेशेंस नहीं रख पाते। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपने टाइम सोचा था कि 8 मंथ्स में मेरा हो जाएगा सीखने से लेके सिलेक्शन, और नहीं हुआ तो 8 मंथ्स बाद क्विकली आप जॉब स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। और उसके बाद जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है आप क्लिनिकल साइंस में जा सकते हो। अब इसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि क्या आपको क्लिनिकल साइंस जॉब में स्विच करना चाहिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, या आपको क्लिनिकल साइंस एज एन करियर चूज करना चाहिए कि नहीं। तो अगली वीडियो में इस पे बनाने वाला हूँ। और कोई डाउट्स हो और कोई चीज़ों के रिगार्डिंग आपको मुझे कनेक्ट करना है तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन मिल जाएगा 1-to-1 काउंसलिंग का, उसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और जो भी डाउट्स है मुझे पूछ सकते हो। और छोटे मोटे डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा मैं उसको आंसर करूँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई जो यूनिक हुई जिस पे एक वीडियो बनता है तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।